अब बात कर लेते हैं प्रोसेस के बेस पे। आप रिसर्च के बहुत सारे प्रोसेस हो सकते हैं। अब डेटा आपका प्रोसेसिंग वाला कैसा है वो चीज डिपेंड करती है ये वाली रिसर्च बताने के लिए। जैसे कल हम बात कर रहे थे, कविता जी ने जवाब भी दिया था, अगर हमारे पास नंबर्स आ रहे हैं, नंबर्स आ रहे हैं, अगर आपकी रिसर्च में नंबर्स ज्यादा हैं, यानी कि आपको कैसा कैलकुलेशन करना पड़ रहा है, डेटा आपका कैसा है, क्वांटिटेटिव डेटा है, क्वांटिटी वाला अगर है, उसमें नंबर्स का इस्तेमाल ज्यादा हो रहा है। जैसे आप सर्वे रिसर्च करते हो, सर्वे करते हो, तो आपके पास बहुत सारा क्या आ जाता है, डेटा आ जाता है। उसके बाद आप उसमें क्या करते हो, स्टैटिस्टिक्स लगाते हो, कहीं मीन निकालना पड़ रहा है, कहीं एवरेज निकालना पड़ रहा है, कभी डेविएशन निकालना पड़ रहा है, कभी कुछ निकालना पड़ रहा है। तो यदि आप नंबर वाला कलेक्शन करते हो, लोग बहुत सारे, मान लो आपने 1000 1 लाख लोगों पे रिसर्च करा, तो फिर आपके पास जो नंबर होगा, तो नंबर वाली चीज अगर आप डील कर रहे हो ज्यादा, तो आपकी रिसर्च कैसी होगी, क्वांटिटेटिव रिसर्च होगी। और यदि आप अपनी रिसर्च में नंबर की बजाय गुणों की बात कर रहे हो, क्वालिटी की बात कर रहे हो, क्वालिटेटिव रिसर्च अगर आपकी है, सॉरी क्वालिटियों की अगर आप बात कर रहे हो, तो आपकी रिसर्च कैसी होगी, क्वालिटेटिव होगी। फॉर एग्जांपल जैसे मैं कहूं कि भाई ऑनेस्टी, मैंने क्या कहा, ऑनेस्टी। अब एक बात बताओ, ऑनेस्ट कोई व्यक्ति है या नहीं है, तो इसके लिए क्या जवाब होना चाहिए, या तो होना चाहिए यस, या होना चाहिए नो, या फिर ऐसा होना चाहिए कि कोई ऑनेस्ट है तो 10% है, 20% है, या 30% है, या 50 है, या 90% है, या 100% है, क्या होना चाहिए बताओ जी। सर येस और नो। बिल्कुल यस और नो होना चाहिए। क्योंकि अगर मान लो कोई 99% ऑनेस्ट है, यानी कि 1% करप्ट है, तो करप्ट है तो इसका मतलब ऑनेस्ट नहीं है, समझ गए। अगर 1% भी कोई करप्ट है तो वो ऑनेस्ट नहीं रहा ना भाई, करप्ट हो गया, ऑनेस्ट है ही नहीं। तो ऑनेस्ट के लिए दो ही शब्द हमारे पास होते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम किस पर चलते हैं, 100% पर चलते हैं। तो 100% में हमारे पास दो ही ऑप्शन है, या तो यस या फिर नो। ठीक है, या तो आप ऐसा करोगे या नहीं करोगे, ऐसा कुछ चांसेस वाला नहीं होता है कि इतने % चांस है, ये है वो है। ठीक है, बात समझ में आई। तो जहां पर यस और नो वाली बात होगी, तो यहां पर कैसी रिसर्च होगी, क्वालिटेटिव रिसर्च। ठीक है, अदरवाइज अगर नंबर गेम वाला सिस्टम हो, आप कहें कि भाई हमारी क्लास का रिजल्ट क्या आया, ठीक है, तो वहां पर ये आएगा ना, परसेंटेज आएगा ना, यस और नो में थोड़ी आएगा जवाब। ठीक है, तो जहां नंबर्स में जवाब आए, ऐसी रिसर्च आपकी कैसी होगी, क्वांटिटेटिव, अदरवाइज कौन सी होगी, क्वालिटेटिव रिसर्च। ठीक है, ओके। जैसे अंजना जी का जो टॉपिक है क्यू योगा पर ये कुछ कर रही हैं, तो इनकी रिसर्च कैसी होगी भाई, क्वालिटेटिव रिसर्च होगी। ठीक है, क्वालिटेटिव। आगे बढ़ते हैं, इंक्वायरी मोड पे आ जाओ। इंक्वायरी मतलब आप जो काम करने वाले हो, उसमें जो आपकी इन्वेस्टिगेशन रहेगी वो कैसी रहेगी, स्ट्रक्चर्ड रहेगी या अनस्ट्रक्चर्ड, इसके बेस पे भी आपकी रिसर्च को डिवाइड किया जा सकता है। देखो एक बात तो सब लोग जानते हैं कि रिसर्च हमारी कैसी होती है, हमेशा सिस्टेमेटिक होती है। अब देखो ये दोनों ही सिस्टेमेटिक है, स्ट्रक्चर्ड भी सिस्टेमेटिक है और अनस्ट्रक्चर्ड भी सिस्टेमेटिक है। अब सिस्टेमेटिक तो दोनों है, लेकिन बीच में ना थोड़ा सा छूट दे दिया जाता है। जैसे मैं आपको कहूं कि आपके पास ना, आपको यहां से, मान लो ये दिल्ली है, ये मान लो कोलकाता है, आपको दिल्ली से कोलकाता जाने के कई रास्ते हैं, स्ट्रक्चर हैं अलग अलग। आप यहाँ होके चले जाओ, यहाँ होके चले जाओ, वहां होके चले जाओ, ठीक है, अलग अलग आपके पास क्या है, स्ट्रक्चर्स हैं, वहां तक जाने के रास्ते हैं बहुत सारे। ठीक है, ट्रेन आप लोगों ने देखा होगा ना, जैसे मैं अभी उदयपुर गया था, तो उदयपुर जाने के लिए मेरे पास, मैं जब गया था चेतक एक्सप्रेस से, तो वो कैसे जा रही थी भाई, दिल्ली, दिल्ली के बाद नारनौल, नारनौल के बाद वो रिंगस, ठीक है, रिंगस होने के बाद खाटू श्याम जो है रिंगस में है, तो वहां से होते होते फिर वो
कहाँ गई थी पता नहीं, कहाँ गई थी, और कुल मिला के लास्ट में उदयपुर आ गया था, मैं सो गया था बीच में। ठीक है, चित्तौड़ भी आया था शायद बीच में। ठीक है, ऐसे गई थी उदयपुर तक। लेकिन रिटर्न में मैं जब आया तो वो कौन से रूट से आई, वो उदयपुर, उदयपुर के बाद में जो है चित्तौड़, चित्तौड़ के बाद में फिर घूमते घामते मथुरा। ठीक है, मथुरा, और मथुरा के बाद में फिर कहाँ, फरीदाबाद, बल्लभगढ़, और फिर कहाँ पे, दिल्ली, अपना हजरत निजामुद्दीन। ठीक है, तो देखो अब है तो दोनों दिल्ली से उदयपुर, लेकिन दोनों का रूट क्या था, डिफरेंट था। तो यहाँ पर हमारे पास में रिसर्च में ना बहुत सारे स्ट्रक्चर अवेलेबल होते हैं। यदि आप किसी चीज को लेकर के रिजिड रहते हो कि मैं तो इसी तरीके से जाऊंगा या ऐसे ही काम करूंगा, तो उसे क्या कहते हैं, स्ट्रक्चर्ड। और यदि आप अपने काम में क्या हो, थोड़े फ्लेक्सिबल हो कि मुझे तो बस उदयपुर जाना है, चाहे मैं इधर से जाऊं चाहे मैं इधर से जाऊं, ठीक है, तो फिर उसे क्या कहेंगे, अनस्ट्रक्चर्ड कहेंगे। यानी कि पहले से आपने उस चीज को रिजिड नहीं रखा है आपने। अब देखो दोनों के अपने बेनिफिट होते हैं, अनस्ट्रक्चर्ड रखने के भी, स्ट्रक्चर्ड रखने के भी। ठीक है, जैसे इंटरव्यू होते हैं ना, इंटरव्यू स्ट्रक्चर्ड भी होता है और अनस्ट्रक्चर्ड भी होता है। आप किसी का इंटरव्यू लेते हो तो इंटरव्यू में पहले से क्वेश्चन फिक्स भी रहते हैं, और कुछ क्वेश्चन कई बार क्या होता है, फ्लेक्सिबिलिटी भी होती है भाई, सामने वाले के हिसाब से भी तो, समय के हिसाब से भी तो मॉडिफाई करना पड़ता है। तो जो एंकर्स होते हैं मेन क्वेश्चंस रखते हैं, उसके अलावा ज्यादातर इंटरव्यू का क्या रहता है, अनस्ट्रक्चर्ड ही रहता है। और स्ट्रक्चर्ड में क्या होगा, बिल्कुल भाई स्ट्रिक्ट रहते हैं कि ये ही क्वेश्चन पूछना है, इसी का जवाब जानना है, उसके अलावा दूसरे क्वेश्चन पे नहीं जाना। आप उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपने लिख रखा है पेपर में वही पूछना है। तो एक बात बताइए कि आप लोग जो एग्जाम देते हो वो स्ट्रक्चर्ड है कि अनस्ट्रक्चर्ड है? स्ट्रक्चर्ड है, पहले से ही फिक्स्ड है। बिल्कुल जी, बिल्कुल फिक्स्ड है तो स्ट्रक्चर्ड हो गया। ठीक है, लेकिन अगर आप किसी का इंटरव्यू लेते हो तो उसके साथ क्या होता है, आप सामने वाले ने जवाब दिया, उसके जवाब से कुछ प्रश्न उठ जाते हैं, तो ऐसे इंटरव्यूज कैसे होते हैं, अनस्ट्रक्चर्ड। अनस्ट्रक्चर्ड होते हैं। ठीक है, तो इंटरव्यू भी दोनों टाइप का हो सकता है, स्ट्रक्चर्ड भी अनस्ट्रक्चर्ड भी। कई बार जो है बिल्कुल नॉलेज टेस्ट करने के लिए इंटरव्यू लिया जाएगा तो स्ट्रक्चर्ड हो जाएगा। अदरवाइज पर्सनैलिटी टेस्ट करने के लिए अगर इंटरव्यू लिया जा रहा है तो वो कैसा रहता है, अनस्ट्रक्चर्ड रहता है। ठीक है, ओके। सर ये जी जितने भी केबीसी वगैरह होते हैं ये स्ट्रक्चर्ड ही तो होते हैं आई थिंक सो, क्योंकि प्री प्लान्ड होता है कि क्या क्वेश्चन पुट अप करेंगे, क्या कुछ करेंगे। कौन सा, तो स्ट्रक्चर जस्ट लाइक केबीसी और गेमिंग वगैरह होते हैं, ये सारी चीजें होती है जो स्क्रिप्ट देखो बेस्ड होती है। केबीसी तो स्ट्रक्चर्ड हो गया ऑलरेडी, केबीसी वाली बात तो स्ट्रक्चर्ड हो गया। हाँ ठीक है, जी, केबीसी में तो क्योंकि क्वेश्चन फिक्स है पहले से ही, और केबीसी में जो व्यक्ति से जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उनके अलावा जो बातें हो रही हैं, है ना, उसके अलावा भी कई बार घर के क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ये वो तो कुछ छोटा मोटा अनस्ट्रक्चर्ड होता है, अदरवाइज क्या है, स्ट्रक्चर्ड है। लेकिन जैसे यूपीएससी का इंटरव्यू आप देने जाओगे, यूपीएससी का पर्सनालिटी टेस्ट देने गए, उसे वैसे इंटरव्यू ना कह करके क्या बोलते हैं, पर्सनालिटी टेस्ट बोलते हैं। तो उसमें क्या होता है, आपका अनस्ट्रक्चर्ड रहता है। वो कुछ चीजें तो रखते हैं कि चलो ये 5 क्वेश्चन तो इससे हम पूछ लेंगे, लेकिन उसके अलावा क्या होता है, फ्लेक्सिबल रहते हैं। वो इंसान देख के क्वेश्चन पूछते हैं कि हमारे पास, उनके पास क्या होता है, 50 क्वेश्चन है, एक एक 5 आदमी बैठे हैं, सबके पास 50-50 क्वेश्चन है, तो 5 बचे कितने हो गए भाई, 250 क्वेश्चन हो गए। अब एक व्यक्ति से 250 तो नहीं पूछे जाएंगे, तो वो क्या करते हैं, अपना अपना सोचते हैं कि चलो इससे रैंडमली हमने ये क्वेश्चन पूछ लिया, ये क्वेश्चन पूछ लिया। ठीक है, और कई बार जब सामने वाला जवाब देता है, जो इंटरव्यूअरी है, जो सामने बैठा है बच्चा, तो उससे बात करते करते कुछ नए प्रश्न निकल के आ जाते हैं और वो उसी में से प्रश्न कर लेते हैं। तो दे ऑल्सो डू नॉट नो कि सामने वाले से हम क्या प्रश्न करने वाले हैं। ठीक है, तो ऐसा इंटरव्यू क्या हो जाएगा, फिर अनस्ट्रक्चर्ड हो जाएगा। ठीक। जी ठीक है, ओके। तो आप रिसर्च में भी आपका जो मोड है, यदि वो पहले से फिक्स है तो स्ट्रक्चर्ड रहेगा, और आपको ये लगता है कि हम रिसर्च करते करते धीरे धीरे हमें कुछ नए टेस्ट का पता चलेगा, नई चीज़ों का पता चलेगा, हम इस काम में फ्लेक्सिबल रहते हैं, हो सकता है कि हमें कुछ चेंज करना पड़े, तो उसे क्या कहेंगे, अनस्ट्रक्चर्ड कहेंगे। ठीक है, ओके। तो रिसर्च के ये टाइप हो गए, इसके अलावा और क्या टाइप हो सकता है भाई, आइडिया या कॉन्सेप्ट के बिहाफ पे, आपका जो आइडिया है या जो आपका कॉन्सेप्ट है वो कैसा है, उस बिहाफ पे भी 2 टाइप की रिसर्च होती है, पहली है कंसेप्चुअल, दूसरी है इंपीरिकल।
इंपिरिकल मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, जब आप ऑब्जर्वेशन करते हो, किसी चीज को प्रूव करते हो, लैब में टेस्टिंग करते हो, इस टाइप का जो रिसर्च होता है वो कैसी होती है, इंपिरिकल। और बाकी जिन्हें नहीं आप टेस्ट कर सकते या जिन्हें बिल्कुल प्रूव नहीं कर सकते कि भैया ये ऐसे ही है ना, सिर्फ लॉजिक वगैरह के बेस पे प्रूव करते हो, तो उसे क्या कहते हैं, कंसेप्चुअल रिसर्च। यानी कि जिसको डेमोन्स्ट्रेट करके दिखा सको वो रिसर्च कौन सी है, इंपिरिकल। और जिसको डेमोन्स्ट्रेट करके ना दिखा सको, लॉजिक या रीजन के बेस पे करो, फिलोसफी के बेस पे करो, तो वो रिसर्च कैसी होती है, कंसेप्चुअल रिसर्च। सर तो ये जो एक्यूप्रेशर वाला है इसको हम कॉन्सेप्चुअल भी तो ले सकते हैं ना, क्योंकि बहुत सारी चीजें जिसको हम प्रूफ ना कर पाए, हम किसी बेस लॉजिक के हिसाब से ही कर रहे हैं। जैसे हम कह रहे हैं कि ये एक्यूप्रेशर इज बेस्ड ऑन एनर्जी, है ना, एनर्जी पे काम कर रहे हैं, हाँ बट उसको हम दिखा नहीं पा रहे हैं ना, लेकिन हम लॉजिक से उसको हाँ यूज कर रहे हैं कि मतलब वो बता पा रहे हैं, तो कंसेप्चुअल में आ जाएगा फिर वो। कंसेप्चुअल रहेगी, तो आपकी रिसर्च जो है ना वो कंसेप्चुअल है, बिल्कुल हाँ सही बात हाँ है। ठीक। हाँ ठीक है। और अगर उसके इसी में बाद सर एम्पेरिकल सर एक और इसी में अगर मान लीजिए मैं कोई ये डिजीज ले लूं, है ना, जैसे स्किज़ोफ्रेनिया या कोई और डिजीज ले लूं और उसको मैं हाँ मतलब प्रॉपर वे में मैं एथिकली मैं उसको प्रूव करूं, मतलब किसी पेशेंट के साथ उसकी ट्रीट करूं, उसको ऑब्जर्व करूं, जज करूं, तब वो एम्पेरिकल में काउंट हो जाएगा। बिल्कुल, तब वो इंपिरिकल बन जाएगी। ठीक है, ओके तो ठीक हाँ है। ओके। अब एक चीज और सब लोग ध्यान रखिएगा कि ये बिल्कुल हार्ड एंड फास्ट नहीं होता है कि किसी कोई भी रिसर्च जो है मेरी बिल्कुल जो है कंसेप्चुअल है या बिल्कुल ही इंपिरिकल है। कई बार दोनों का मिक्स भी होता है ना। तो एक रिसर्च कई टाइप की रिसर्च हो सकती है। जैसे मान लो डिडक्टिव रिसर्च है, डिडक्टिव रिसर्च अप्लाइड रिसर्च भी हो सकती है, डिडक्टिव रिसर्च एक्सपेरिमेंटल रिसर्च भी हो सकती है, डिडक्टिव रिसर्च कोरिलेशनल रिसर्च भी हो सकती है। अब ये जो टाइप हमने बांटे आउटकम के बेस पे तो दो ही बांटे ना, ठीक है, लेकिन ये आउटकम के बेस पे जो भी रिसर्च है ये इधर भी तो आ सकती है। तो ये जो 5-6 आइडिया, कॉन्सेप्ट, इंक्वायरी मोड, लॉजिक, आउटकम, ये सब हमने रखे हैं, ये इंटरमिक्स हो जाते हैं। ठीक है, तो अब जैसे कई रिसर्च हमारी ऐसी होती हैं या जनरली हमारी जो रिसर्च है कोई, वो क्वांटिटेटिव होने के साथ साथ क्वालिटेटिव भी होती है कई बार, है ना, क्योंकि हम क्वांटिटेटिव से सिर्फ डाटा का एनालिसिस करते हैं, लेकिन उसके बाद जो उसकी प्रोसेसिंग है वो सारी क्या है, क्वालिटेटिव। तो मेजरली अब आप कहोगे सर हम कैसे डिवाइड करें, हमारी रिसर्च कौन सी है, तो चीजें दोनों है, मान लो क्वांटिटेटिव भी है और क्वालिटेटिव भी है। अब देखना ये है कि कौन सी चीज पे आप फोकस कर रहे हो, कौन सी आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यदि आपके लिए नंबर्स ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं तो आपकी रिसर्च कैसी रहेगी, क्वांटिटेटिव। अदरवाइज आपकी कैसी रहेगी, फिर क्वालिटेटिव रहेगी। तो आपका फोकस क्या है, आपका रिसर्च टाइटल क्या है, आपका डोमेन क्या है, किस चीज का आप ज्यादा यूज कर रहे हो, उस पर भी डिपेंड करता है कि आपकी रिसर्च कौन सी है। ठीक है, तो ज्यादातर जब आपका इंटरव्यू होता है, कोई भी रिसर्च का एंट्रेंस होता है, तो उस समय आपसे पूछा जाता है कि आप जो रिसर्च कर रहे हो वो कौन सी रिसर्च है, कौन से टाइप की रिसर्च है। ठीक है, तो ये आप लोगों को जरूर ध्यान रखना है। मैंने भी कभी इंटरव्यू दिया था पीएचडी एंट्रेंस, तो तब मेरे से भी यही पूछा गया था कि आपकी रिसर्च कौन से टाइप वाली रिसर्च है। ठीक है, तो उस समय जो प्रपोजल मैंने दिया था वो सर्वे रिसर्च थी, तो मैंने बता दिया।